नमस्कार साथियों। मैं डॉक्टर एस के मानो जीएस फोरम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में, आज के इस सत्र में हम लोग मुगल पीरियड के विषय में बात करेंगे, मुगल वंश के विषय में बात करेंगे और इसमें यह देखेंगे कि मुगल वंश की स्थापना कैसे हुई, मुगल थे कौन, कहाँ से आए और भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। और मुगल डायनेस्टी या मुगल वंश बेसिकली दो फेजेज में इसकी स्टडीज का अध्ययन हम करेंगे। एक प्री मुगल पीरियड और दूसरा पोस्ट मुगल पीरियड। जो प्री मुगल पीरियड है वो 1526 से लेकर 1707 तक, यानी कि बाबर से लेकर और औरंगजेब तक। और जो मोस्ट मुगल मुगल पीरियड है वो 1707 से लेकर और फिर 1857 ईस्वी तक, यानी कि बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम भी कहते हैं, जिसे शाह आलम प्रथम भी कहते हैं, तो बहादुर शाह प्रथम से लेकर और बहादुर शाह द्वितीय या जफर तक, उसे पोस्ट मुगल पीरियड में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं मुगल वंश के विषय में बात। मुगल पीरियड, मुगल काल, ये मुगल आप, तो इसको मोटे तौर पे पहले तो इसके दो चरण हो जाते हैं। ये हम लोगों ने भी, एक पूर्व मुगल काल और दूसरा उत्तर मुगल काल। पहले का टाइम 1526 से 1707, दूसरे का टाइम 1707 से लेकर 1857, ये है। मुगल काल पर बात करने के पहले थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे और समझेंगे कि ये जो मुगल काल में मुगल वंश जिसने शासन किया भारत में, ये मुगल थे कौन, कहाँ के थे। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोगों को सेंट्रल एशिया से बात शुरू करेंगे, अर्थात इसकी पृष्ठभूमि में जाएंगे और वहां से ये बातें समझ में आएंगी। तो जो सेंट्रल एशिया था, मध्य एशिया, इस सेंट्रल एशिया में कई वंश थे जो वहां पर शासन करते थे या फिर शासन करने के लिए आपस में संघर्ष करते रहते थे। इनमें जैसे एक तो मंगोल ही थे, उज्बेक थे, और उस्मानी थे, और फिर यहीं पर सफवी भी थे। सफवी, ये सेंट्रल एशिया में आपस में अपने प्रभुत्व को लेकर, अपने वर्चस्व को लेकर के इनमें आए दिन संघर्ष होता रहता था। जैसे मंगोलों और उज्बेकों में बड़ा संघर्ष होता था, और अभी समझते। और ये इनके बीच में, तो ये कौन सबसे प्रभावशाली हो जाए, कौन सबसे ज्यादा प्रभुत्ववान हो जाए, इस बात को लेकर के आपस में इनमें संघर्ष और प्रतिद्वंदिता रहती थी। अच्छा, ये मंगोल 14वीं सेंचुरी में, अर्थात 14वीं सदी में
तैमूर लंग ने मध्य एशिया में एक विशाल मंगोल साम्राज्य की स्थापना किया था। ये मतलब उसके टाइम में बहुत विस्तृत मंगोल साम्राज्य था। लेकिन उस तैमूर लंग की मृत्यु के बाद ये जो मंगोल वंश है इसका विघटन हो गया। ये अर्थात ये बिखर गया, पूरा का पूरा जो मंगोल एम्पायर है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया, उस विघटित हो गया, और फिर कई छोटे छोटे राज्यों का अभ्युदय हुआ। और इस मंगोल वंश के, मंगोल राज्य के विघटन से जिन छोटे छोटे राज्यों का विघटन हुआ उसी में से एक मुगल है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जो मुगल हैं वो मंगोल, मध्य एशिया में मंगोल वंश के विघटन के बाद, और इसका मतलब इनके पूर्वज मंगोल ही थे। और ये कहा भी जाता है कि बाबर अपने पिता की ओर से ये तैमूर लंग का 5वां वंशज और अपनी माता की ओर से चंगेज खां का ये 14वां वंशज था, 14 वंशज था। और मध्य एशिया के दो महान योद्धाओं का रक्त उसमें संचरित होता था, बहता था, ऐसा बाबर के विषय में लेनपुल साहब ने इस बात को कहा। और बाबर एक महान योद्धा था। तो इससे अच्छा, इसमें भी आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक शब्द है मंग, एक शब्द है मंग, और ये तुर्की भाषा का शब्द है मंग, और मंग का मतलब है वीर या बहादुर, ब्रेव। और फिर इसी मंग से मंगोल शब्द की उत्पत्ति हुई। ये और फिर इसी मंगोल से मुगल शब्द की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब कि इसकी उत्पत्ति मंगोल से हो रही है और मंगोल की उत्पत्ति मंग से हो रही है। एक तो ये। अब एक मुगल वंश की नींव ये जहीरुद्दीन मोहम्मद इसने डाली, और इसी को बाबर भी कह दिया जाता है। हालांकि ये बाबर का असली नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद है। तुर्की भाषा में बाबर फिर उसे कहा गया क्योंकि बहुत ही निर्भीक, साहसी था, बहुत ही निडर था। और तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ होता है बाघ, मतलब बाघ जैसा वो साहसी था। इसलिए उस जहीरुद्दीन मोहम्मद को बाबर कह दिया गया। तो इसीलिए इसका जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, इसने मुगल वंश की नींव डाली, अर्थात यही मुगल वंश का संस्थापक है। ये जो बाबर है इसका उज्बेकों के साथ बहुत युद्ध होता था, लड़ता रहता था, लेकिन यह ठहर नहीं पाता था उज्बेकों के सामने, और जिसकी वजह से एक सरे पुल का युद्ध हुआ था वहां पर, और उसमें यह हारा भी था उज्बेकों से। लेकिन बाबर ने उज्बेकों से इस युद्ध में एक बात सीखी थी। वो बात यह सीखी थी कि उज्बेक एक युद्ध पद्धति का इस्तेमाल करते थे जिसे तुलगमा रण पद्धति कहा जाता था। तुलगमा रण पद्धति अर्थात तुलगमा वार स्ट्रेटजी। ये जो तुलगमा रण स्ट्रेटजी है, वार स्ट्रेटजी है, ये उज्बेकों की ही है। तो बाबर जब इनके साथ लड़ता था तो ये हार जरूर गया, लेकिन उसने इस रण पद्धति को सीखा और जिसका इस्तेमाल उसने भारत में किया। यक्स अभी हम आगे बात करेंगे। भारत में बाबर ने तुलगमा रण पद्धति अपनाया। ये युद्ध की एक तकनीक है, ये युद्ध की एक टेक्निक है, तो वो इससे सीख रहा है। और
उस्मानियों से, जो उस्मानी वंश के शासक थे, इन उस्मानियों से बाबर ने ये उस्मानी या रूमी पद्धति सीखा। अब सवाल ये उस्मानी या रूमी पद्धति क्या है? तो ये उस्मानी या रूमी पद्धति तोपों को सजाने की एक पद्धति है, अर्थात दो गाड़ियां हो और फिर उसके बीच में तोप हो। इस तरह से जो तोपों को सजाने की पद्धति है वो बाबर ने उस्मानी वंश के शासकों से सीखा, उस्मानियों से सीखा। खैर, अब हम बाबर के विषय में डिटेल में बात करेंगे। और डिटेल में क्या, जैसा आपको ये आइडिया है कि एक जितने भी महत्वपूर्ण आपके प्रश्न आरओ और एआरओ की परीक्षा और पीसीएस पे बनते हैं, ये एक तरह का क्रैश कोर्स प्रोग्राम है और बहुत ही टारगेट ओरिएंटेड है, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि जानना तो थोड़ा सा जरूरी है ही है। अब हम बात करेंगे जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ये इसका असली नाम है। बाबर का अर्थ है बाग, तुर्की भाषा में। बाबर का जन्म ये 14 फरवरी 1483 ईस्वी को एक छोटे से राज फरगना में हुआ। ये 14 फरवरी 1483 को फरगना में हुआ। और जो इसका पिता था उसका नाम उमर शेख मिर्जा था, और इसकी माता का नाम कुतुलुग निगार खानम था। ये कुतुलुग निगार खानम। ये पिता की ओर से बाबर तैमूर लंका पांचवा वंशज था। ये तैमूर लंका 5th जनरेशन, पांचवा वंशज। और माता की ओर से ये चंगेज खां का 14th अर्थात 14वां वंशज। तो आप देख रहे हैं कि ये चंगेज खां या तैमूर लंग मंगोल थे। ये तो ये मिर्जा इसके पिता की टाइटल है, और जब तक पादशाह की टाइटल एज्यूम्ड नहीं किया था बाबर ने, तो वो भी मिर्जा की टाइटल उसके नाम के साथ भी लगी रहती थी। ये अब इसमें यह है कि बाबर ने उसके पिता की मृत्यु के बाद, जब उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, तो वो फरगना की गद्दी पर बैठा, वो फरगना का शासक बना। और ये घटना लगभग 1494 की है। इसका मतलब उस समय बाबर की आयु, ये 1494 में ये शासक बना, 11 वर्ष थी। तो 11 वर्ष की आयु में उसे जिम्मेदारी मिल जाती है फरगना की। तो मुगल बादशाहों में बहुत कम उम्र में, हालांकि भारत में पूछा जाएगा कि भारत में कौन सा मुगल बादशाह सबसे कम उम्र में बैठा गद्दी पर, तो वो अकबर है, 13 वर्ष कुछ महीने। लेकिन मुगल बादशाहों में किसे सबसे पहले राज्य की जिम्मेदारी मिली? तो चूंकि ये फरगना में बन रहा है पहले, भारत में तो बन नहीं रहा है। तो ये अब इसने 1501 ईस्वी में, अगर हम इसके कुछ
विजय की बात कर ले, बाबर के विजय अभियान। और विजय अभियान वहीं पर बात करें, सेंट्रल एशिया में ही, तो जैसे उज़्बेकों से ये लड़ता था, युद्ध हार जाता था। भारत पर बाबर के आक्रमण का जो मूल उद्देश्य था वो ये था कि सेंट्रल एशिया में इसको एक विशाल साम्राज्य स्थापित करना था, अपने प्रतिद्वंदियों जैसे उज़्बेकों आदि को पराजित करना था। उसके लिए जरूरी था कि ये अपने पास एक विशाल सेना रखे। अब उस विशाल सेना के रख रखाव के लिए इसके पास धन होना चाहिए। ये वहां सफल नहीं हो पा रहा था, तो धन का बड़ा अभाव था। उसी समय इसको पता चला कि भारत में तो अपार धन है, और इस बात को उसने अपनी आत्मकथा तुजु के बाबरी में लिखा भी है कि भारत अपार धन की धरती है, ऐसा लिखा भी है। तो फिर वो उस धन के लिए, हालांकि आया धन के लिए, लेकिन फिर उसने वहां यहां पे साम्राज्य स्थापित कर दिया। इस बात का आइडिया राणा सांगा को नहीं था, तभी उसने आमंत्रित किया। तभी उसने, दौलत खां लोदी ने तो आमंत्रित किया ही, लेकिन राणा सांगा ने भी आमंत्रित किया। और राणा सांगा ने जो आमंत्रित किया था उसका मानना यह था कि और भी लुटेरों की तरह लूट कर चला जाएगा, लेकिन राणा सांगा ने ऐसा की, वो बाबर ने ऐसा किया नहीं। और फिर नेक्स्ट ईयर आपको आइडिया है कि 1526 में पानीपत के युद्ध के बाद 1527 में उसने राणा सांगा पर भी अटैक कर दिया। तो अपार धन का को लूटने का उद्देश्य था, लेकिन फिर उसने यहां पर जब देखा कि यहां पर तो आपस में मतभेद है और आपस में छोटे छोटे जो राज्य हैं, कोई केंद्रीकृत सत्ता भारत में नहीं है, तो बड़ा अच्छा अवसर है, क्यों ना हम यहां पर अपना साम्राज्य स्थापित करें। तो इस तरह से धन, अपार धन जो यहां था उसकी लालसा, और यहां पर जो केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, अर्थात यूनिटी का जो अभाव था, उसकी वजह से भारत ने उसकी वजह से बाबर ने भारत पर आक्रमण की योजना बनाई। तो उसके विजय अभियानों में पहले हम वहीं का देख लें। तो जैसे 1501 ईस्वी में बाबर ने ये समरकंद पर अटैक किया और समरकंद को जीत लिया। हालांकि लगभग 8 महीने तक ही समरकंद उसके पास रहा और फिर से उसके अधिकार से बाहर चला गया। 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर अधिकार कर लिया, और जब काबुल पर अधिकार किया तो 1507 ईस्वी में बाबर ने पादशाह की उपाधि धारण किया। पादशाह, ये, और जो अभी तक उसके पिता मिर्जा की उपाधि धारण करते थे उसको उसने त्याग दिया। अभी तक उसके साथ मिर्जा उसके साथ भी लगा था, लेकिन यहां पे 1507 में, अब बाबर का प्रारंभिक जीवन बड़ा संघर्षमय था, लेकिन 1507 में उसने, अब थोड़ा थोड़ा उसके जीवन के में जो सुधार आ रहा है, और फिर 1508 में उसे फिर हुमायूं का जन्म होता है, एक पुत्र की भी प्राप्ति होती है। जैसे ही वो पादशाह की उपाधि साथ में धारण करता है 1508 में, फिर हुमायूं। खैर, तो अब जब उसने ये वहां पर ये जीता और पादशाह की उपाधि धारण किया, लेकिन उसको बहुत धन मिल नहीं पा रहा है, और उसे बहुत बड़ी आवश्यकता है धन की, क्योंकि उसको विशाल सेना रखनी है, और है भी उसके पास अभी। तब फिर उसने दक्षिण पूर्व की तरफ रुख किया, और फिर उसने भारत पर अटैक किया, और भारत पर पहला उसका आक्रमण 1519 में, 1519 में बाजौर और भेरा, पंजाब साइड में। तो उसका पहला युद्ध भारत में बाजौर का युद्ध है,
अब हम उसके भारत के अभियानों के विषय में थोड़ा सा बात करेंगे। बाबर की भारत विजय। अच्छा, यहां पर थोड़ा सा और भी देख लें कि बाबर को फिर भारत के अभियान या फिर 24 में जब आएगा तभी उसको आमंत्रित किया जाएगा, तो कोई बात नहीं है। बाबर का भारत अभियान, जो उसका इंडिया कंपेन्स है, भारत अभियान है, उन्हें देखते हैं। फिफ्टीन 19 में 1519 ईस्वी में उसने बाजार का युद्ध लड़ा। भारत की धरती पर बाबर द्वारा लड़ा जाने वाला यह पहला युद्ध था बाबर। और यूसुफ जाति, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध इनके साथ 19 में। और इसी युद्ध में बाबर ने, इसी जो बाजार का युद्ध है, बाजार का किला बहुत प्रसिद्ध, और फिर उसने बाजार और भेरा पर अधिकार कर लिया था। और यही इसी युद्ध में बाबर ने भारत में पहली बार तोप और बारूदों का इस्तेमाल किया। इसी युद्ध में वो प्रयोग कर रहा है तोप एवं बारूद। हालांकि अगर ऑप्शन में बाजार नहीं है और वहां पर वो उसके जो भारत में फेमस युद्ध हैं, बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हैं, पानीपत, खानवा और चंदेरी, घाघरा, तो फिर आप पानीपत के युद्ध में को मान लेंगे क्योंकि वहां भी इसने इस्तेमाल किया था। लेकिन अगर पानीपत ऑप्शन में नहीं है और ये है, या फिर दोनों हैं, पानीपत भी है ये भी है, तो ये 19 में हुआ है, वो 26 में हुआ है, और 19 26 से पहले आता है, अतः उसने तोप और बारूद का इस्तेमाल बाजार के युद्ध में पहले किए। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप, हम कहना क्या चाह रहे हैं। अगर पानीपत है ये नहीं है तो कोई फिर संशय नहीं होना चाहिए। पानीपत, पानीपत नहीं है तो ये, दोनों हैं तो दोनों की स्थिति में भी पहले ये, ठीक है, वहां व्यापक इस्तेमाल किया क्योंकि वो बड़ा संघर्ष था, लेकिन शुरुआत तो यही इस युद्ध में सबसे पहले किया ये। तो बाजार, पेशावर, इस तरह से, और फिर बाजार लगभग 19, फिर ये 20 के करीब में फिर दोबारा उस पर अटैक करता है, और फिर पेशावर 1524। पानीपत के युद्ध के पहले बाबर भारत में 4 बार आ चुका था। जब वो चौथी बार पेशावर पर अटैक करने आया था 1524 में, उसी समय उसे जो दौलत खां लोधी था, पंजाब का गवर्नर था, इब्राहिम लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा हुआ है। इब्राहिम लोधी दिल्ली का सुल्तान है। 1489 से लेकर और 1517 ईस्वी तक जिसका शासनकाल है, 1489 में 1517 में, 1489 से लेकर 1517 तक यह सिकंदर लोदी का शासनकाल है। 1489 से 1517। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि सिकंदर लोदी संत कबीर का समकालीन था।
और 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है और 1518 में संत कबीर की मृत्यु होती है, उनका देहावसान होता है। तो 1517 में सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 17 से लेकर 26 तक, 1517 से लेकर 1526 तक, ये फिर इब्राहिम लोदी का शासनकाल है। इब्राहिम लोदी जब दिल्ली का सुल्तान होता है, उस समय पंजाब का गवर्नर दौलत खां लोदी होता है। 1524 में जब पेशावर पर जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अटैक किया होता है, उस अभियान पर आया होता है, तो फिर इस दौलत खां लोदी अपने पुत्र दिलावर खां लोदी को बाबर के पास भेजता है और यह कहता है, उससे कहलवाता है, यह संदेश भिजवाता है कि वह बाबर पर अटैक करे, दिल्ली पर अटैक करे और बाबर को हटा करके, और बाबर उस पर दिल्ली पर अटैक करे और वो इब्राहिम लोदी को हटा करके, और इब्राहिम लोदी का जो चाचा है आलम खां लोदी, उसको दिल्ली की गद्दी पर बैठाए। इस तरह का प्रस्ताव ये दौलत खां लोदी, जो पंजाब का गवर्नर है, अपने पुत्र दिलावर खां लोदी के माध्यम से भेजता है। हालांकि इसी समय राणा सांगा का भी निमंत्रण बाबर को मिलता है, और जब दो दो लोगों का निमंत्रण मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में फिर बाबर ने सोचा ये अच्छा अवसर है और इसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो जिस समय 24 में इस पेशावर पर उसने अटैक किया, बाबर को आमंत्रण मिला दिल्ली पर आक्रमण का, और वो आमंत्रण मिल रहा है दौलत खां द्वारा और राणा सांगा द्वारा, और उसमें आलम खां लोदी जो उसका चाचा है इब्राहिम लोदी का, वो चाहता है कि नहीं, हम इसके दावेदार हैं, दिल्ली की गद्दी पर तो मुझे बैठना चाहिए, हमें सुल्तान बनना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो इस समय आमंत्रण उसे मिलता है। तब बाबर फिर अटैक करता है इब्राहिम लोदी पर। अब यहां पर हम बाबर के भारत में प्रसिद्ध युद्ध, उसके जो भारत में प्रसिद्ध युद्ध हुए, उन 5 अभियानों के अलावा, ये हालांकि इस बात को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि उसका पहला अभियान 1519 में बाजौर के किले पर हुआ था ये। लेकिन बाबर के भारत में प्रसिद्ध युद्ध में हम यहां पर देखेंगे कौन कौन से उसके प्रसिद्ध हुए बाबर में, यहां पर हुए बाबर के। तो जैसा पानीपत का प्रथम युद्ध, ये फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध, और फिर खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, और घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध, इनका टाइम भी देख लें एक साथ ही यहीं पर। 1526, 1526, 1527, 1528 और 1529, ये इन सभी युद्धों का जो टाइम है, सन है, इतिहास के अंदर सभी सन बिल्कुल नहीं रटने हैं।
सन को लेकर बड़ी परेशानी होती कि सर इतिहास में सन है और ये जो ईसवी सन है ये बहुत परेशान करते हैं। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम लोग बातचीत कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सन के साथ अगर यहाँ पे डेट जान लेंगे तो और अच्छी बात है। कई बार पूछ लेता है 21 अप्रैल 1526 को ये 17 मार्च 1527 को ये युद्ध खानवा का, 29 जनवरी 1528 और 6 मई 1529 ये युद्धों के विषय में। अब एक एक करके समझते हैं इनको। जैसा हम लोगों ने देखा अभी कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, ये पानीपत का प्रथम युद्ध। अच्छा एक बात यहां, ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। ये मुगल है और ये अफगान है। मुगल वंश को चगताई वंश भी कहते हैं, थोड़ा सा ये भी समझ लेना जरूरी है। चगताई वंश, चंगेज खां का जो दूसरे नंबर का बेटा था उसी के नाम पर इसे चगताई वंश भी कहते हैं। तो कभी ऐसे प्रश्न आए तो परेशान नहीं होना कि मुगल वंश को ही चगताई वंश भी कहते हैं। ये चगताई वंश मुगलों का। अब ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है, इस युद्ध में बाबर ने हालांकि तोप और बारूद का इस्तेमाल वो बाजावर के युद्ध में कर चुका है, लेकिन यहां पर उसने व्यापक पैमाने पर तोप एवं बारूद का इस्तेमाल किया। एक तो ये पॉइंट, और उसके तोप विभाग के जो प्रमुख थे, अर्थात तोपखाना विभाग का जो उसका प्रमुख था, वो उस्ताद मुस्तफा, ये तोपखाना विभाग का उसका प्रमुख उस्ताद मुस्तफा ये। और इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में ही उसने तुलगमा रण पद्धति को अपनाया। और अभी हम थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि ये तुलगमा रण पद्धति उसने उज्बेगों से सीखी थी। तुलगमा, उस्ताद मुस्तफा एवं अली करके ये दो लोग हैं जो इसके तोप खाने विभाग के प्रमुख हैं ये। और तुलगमा रण पद्धति इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनाता है। तुलगमा रण पद्धति क्या है? जो उज्बेगों से सीखा उसने, सेना को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना, इस तरह से सुसंगठित करना कि जब विरोधी सेना के सामने सेना हमारी हो तो मोटे तौर पे उनको 3 भागों में पहले से हम बांटे रखें कि किसका क्या काम है। तो जो फ्रंट के 3 भाग में बांट लिया, जो फ्रंट का पार्ट है वो तो लड़ रहा है विरोधी की सेना से, उसमें कुछ सैनिक मारे भी जाएंगे, शहीद होंगे। जो बीच की टुकड़ी है, भाग है, वो लोग आगे बढ़ते रहेंगे। और जो सबसे पीछे के लोग होंगे
वो विरोधी की सेना को, वो पीछे की जो टुकड़ी होगी वो दो भागों में बट करके और विरोधी की सेना को चारों तरफ से घेर लेगी। तो विरोधी की सेना से सामने से सेना लड़ रही है, लेकिन उस विरोधी की सेना को समझ में ही नहीं आएगा और पता लगा उसकी सेना को चारों तरफ से घेर कर पीछे से भी, दूसरी साइड से भी अटैक हो गया। तुलगमा रण पद्धति इसी युद्ध में, और साथ ही साथ उस्मानी और रूमी पद्धति, उस्मानी या रूमी, उस्मानी या रूमी, ये उस्मानी या रूमी पद्धति तोपों को सजाने से संबंधित है, तोपों को व्यवस्थित करने से संबंधित है। और इस पद्धति को बाबर ने उस्मानियों से सीखा था। इन सब का प्रयोग उसने पानीपत के प्रथम युद्ध में किया और इस तरह से वो पानीपत के प्रथम युद्ध में सफल हुआ। और जब वो पानीपत के प्रथम युद्ध में सफल हुआ तो उसे फिर इस पानीपत के प्रथम युद्ध में सफल होने के कारण बाबर को बहुत सम्मानित किया गया। उसके बाद वो काबुल जाता है और उसको वहां बहुत सम्मानित किया गया पानीपत के इस प्रथम युद्ध में जीतने के बाद। और फिर बाबर को वहां चांदी के सिक्के से बाबर को तौला गया और उसने वो चांदी के सिक्के जिससे तौला गया, उसने उसको दान, इन चांदी के सिक्कों को हर एक सिक्का एक आदमी को वो दान दे रहा है, उसने दान दिया। और इसी समय बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया। तो पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण किया। ये 1527 खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध बेसिकली ये बाबर और राणा सांगा के बीच, बाबर वर्सेस राणा सांगा। ये एक राजपूत है, ये मेवाड़ के शासक हैं, चित्तौड़ मेवाड़ के शासक हैं, राजपूत हैं। सिसोदिया वंश के हैं। मेवाड़ का वंश राजपूतों में भी सिसोदिया वंश। आमेर वाला जो वंश है वह कछवाह वंश है। बिहारी मल या बहारमल, भगवान दास, मान सिंह और उसके पहले भी, उसके पहले क्या, बाद में मिर्जा राजा जय सिंह, वो सब कछवाह राजपूत थे। और ये सिसोदिया। तो इस खानवा के युद्ध में बाबर को ऐसा लग रहा था कि वो हार जाएगा। राणा सांगा राजपूत, उसने बाबर के छक्के छोड़ा दिए। बाबर परेशान हो गया। अब बाबर को लगा कि वो युद्ध हार जाएगा। यहीं पर अगर आप बहुत साहसी हैं, बहादुर हैं, निडर हैं और अगर आपके पास बुद्धिमत्ता भी है तो आप अपनी समस्याओं से बाहर निकल जाएंगे और आप सफल हो जाएंगे। बाबर ने यहां बुद्धिमत्ता का परिचय दिया और बाबर ने अपने सैनिकों और सेनापतियों को, आप कह सकते हैं कि एक जोशीला भाषण दिया उसने। और इस युद्ध के दौरान ही बाबर ने उन्हें
भावात्मक रूप से इमोशनली मर मिटने के लिए तैयार किया। और इसी युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद या धर्म युद्ध, जिहाद का मतलब धर्म युद्ध। और इसी युद्ध में, खानवा के युद्ध में, यह नारा दिया गया। मतलब इस जिहाद या धर्म युद्ध की घोषणा किया। और जब जिहाद या धर्म युद्ध होगा तो जो उसका मुखिया होगा, जो उसका नेता होगा, वो गाजी कहलाएगा। इसका मतलब इसी युद्ध में बाबर ने गाजी की टाइटल एज्यूम्ड किया। तो आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत, बाबर assumed the title of Qalandar, and during the battle of Khanwa, बाबर assumed the title of गाजी। तो उसने इस युद्ध के दौरान गाजी की उपाधि धारण किया। तो ये और जिहाद का नारा इसी में राणा सांगा पराजित हुआ। और फिर इसके बाद खानवा के युद्ध के बाद चंदेरी का युद्ध। और जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि चंदेरी का युद्ध 1528, ये युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच, बाबर वर्सेस मेदिनी राय। इन सभी युद्धों में, जितने भी युद्ध हैं, इन सब में बाबर विजयी होता है। और इसमें फिर मेदिनी राय हारा। घाघरा का युद्ध, (1529) 1529, और बाबर वर्सेस महमूद लोदी, बाबर और महमूद लोदी के बीच ये युद्ध हुआ। इसमें भी बाबर जीतता है। बाबर एक, अब कह सकते हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति था, कुशल योद्धा था, साम्राज्य निर्माता था। लेकिन उसके साथ साथ बाबर एक विद्वान और बुद्धिमान व्यक्ति भी था। तो बुद्धिमान और जो वो विद्वान व्यक्ति था, वो हम कैसे समझेंगे, वो क्या बातें हैं? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी, जो उसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है ये, उसका आत्मकथा या संस्मरण। उसकी आत्मकथा तुजुक के बाबरी है। ये उसकी आत्मकथा है, तुजुक के बाबरी। ये बाबर द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, जो बेसिकली तुजुक के बाबरी, जो तुर्की भाषा में है। ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि किस भाषा में है, तो ये तुर्की भाषा में है, आत्मकथा है उसकी, ये समझना है। इस तुजु के बाबरी का आगे चलकर अब्दुल रहीम खान खाना ने फारसी में ट्रांसलेशन कर दिया। वो अब्दुल रहीम खान खाना जो अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से एक थे, तो फारसी में इसका अनुवाद वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। खान खाना ने इसका ट्रांसलेशन कर दिया।
और फिर उन्होंने जब ट्रांसलेशन किया तो इसे बाबरनामा कह दिया गया। तो तुजु के बाबरी या बाबरनामा एक ही है। ये इस बाबरनामा में अगर हम ये देखें कि किन किन बातों का उल्लेख है इस तुजु के बाबरी में, जो कि तुर्की भाषा में है, ये तो इस बाबरनामा में एक तो यहां की जलवायु का उल्लेख है, भारत के अपार धन के विषय में भी उसने लिखा है, भारत के कि यहां पे अपार धन, और ये भी लिखा है उसने कि भारत के लोग मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। इस तरह की बातें भी उसने लिखी। इसके अलावा इसमें उसने 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया है। 5 मुस्लिम राज्य और 2 हिंदू राज्य। तो इस तरह से दिल्ली, बंगाल, मालवा, गुजरात, बहमनी साम्राज्य, ये तो मुस्लिम राज्य हो गए। और 2 हिंदू राज्य जिनका उल्लेख किया है वह है, एक तो राणा सांगा का जो मेवाड़ है, और दूसरा दक्षिण भारत का जो विजयनगर साम्राज्य है। ये मेवाड़ का उल्लेख किया है और विजयनगर का उल्लेख किया है। और ये थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि इसी विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का ने किया, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, जब वो दिल्ली का सुल्तान है। और संगम राजवंश की नींव डाली हरिहर बुक्का ने अपने पिता के नाम पे। तो विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश, अराविड वंश। लेकिन जब बाबर है तो बाबर के टाइम में विजयनगर साम्राज्य का शासक तुलु वंश का एक है शासक जिसका नाम कृष्णदेव राय है। तो उसने कृष्णदेव राय का उल्लेख, बाबर ने अपनी इस पुस्तक में कृष्णदेव राय का उल्लेख किया है और कृष्णदेव राय को भारत का महानतम शासक करार दिया है उसने। यह भी बात समझना है। अर्थात भारत के किस शासक को, किस राजा को बाबर ने महानतम शासक करार दिया है, तो विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय। इस तुजु के बाबरी में बाबर ने एक पुर्तगाली गवर्नर का भी उल्लेख किया है और जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा ये एक पुर्तगाली गवर्नर था ये है। और इस नीनो डी कुन्हा को उसने अनवर नाम से संबोधित किया, अनवर नाम से उसका उल्लेख किया है। दरअसल ये जो नीनो डी कुन्हा है, ये 1529 में 1529 में ये बाबर के दरबार में गया था, बाबर से मिला था। और बाबर का जो टाइम है 1526 से 30 है उसका शासनकाल। इसी समय ये 1529 में गया था। जो कृष्णदेव राय हैं इनका 1509 से लेकर 29 है। तो ये सब के सब समकालीन व्यक्तित्व हैं, इसके टाइम की कंटेम्पोररी पर्सनैलिटीज हैं ये। इसके अलावा इस बाबर ने एक मुबैयान शैली का आविष्कार किया।
मुबय्यान शैली को इसी ने इजाद किया। ये एक तरह की छंद की शैली है। ये छंद की शैली, इस मुबय्यान शैली का जनक बाबर को ही माना जाता है। ये इसने ये जो कविताएं लिखता था, तो इसकी कविता का संग्रह, कविता लिखने का भी शौक था इसे, तो इसके कविता का संग्रह दीवान कहलाता था। समझना है, कविताओं का संग्रह दीवान है, और इसकी आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी, वह तुज़ुक बाबरी है। इसने जो छंद की शैली को विकसित किया वो मुबय्यान है, और फिर इसने अलंकार शास्त्र पर एक पुस्तक लिखा, ये उसे रसाल ए सिरस, रसाल ए सिरस या सिराज रसाल, कुछ भी कहें, तो इस पुस्तक को भी उस बाबर ने लिखा जो अलंकार शास्त्र से संबंधित है। दो चीजों का बाबर को बहुत शौक था। ये बाबर के शौक हैं, वो शौक क्या है? ये एक शौक था उसको ताश खेलने का, और काबुल में ताश को गंजाम कहते हैं, और जो भारत में ताश खेलने की प्रथा शुरू हुई उसे भारत में बाबर ने ही शुरू किया। जब ये आया यहां तो उसके साथ सैनिक आए, तो उन्होंने वो ताश खेलते रहे, तो भारत में जो ताश अब खेला जाता है वो बाबर ने शुरू किया। एक तो ये, दूसरा शौक बाबर को इश्कबाजी का था। अब जब मैं इश्कबाजी कह रहा हूं तो आप लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि अच्छा, इसका मतलब बहुत दूसरे किस्म का भी था, मजेदार आदमी था। जिस इश्कबाजी को आप समझ रहे हैं वो इश्कबाजी ये नहीं करता था। इश्कबाजी का मतलब यहां पर यह है कबूतर का खेल। और कबूतर का खेल क्या है? दाने फेंक करके और कबूतर को आपस में लड़ाना। और इसी इश्कबाजी के चक्कर में, दाने फेंक करके और कबूतर को लड़ाने के चक्कर में, इसके पिता की जान भी चली गई थी। जो इसका पिता उमर शेख मिर्जा था, वो छत पर दाने फेंक करके और कबूतर को लड़ा रहा था आपस में, वो दाने के लिए, और छत पे रेलिंग नहीं थी और उसने ध्यान नहीं दिया, ऐसे फेंक रहा था, और इसका पिता छत से नीचे आ गया, और छत से गिर जाने के कारण इसके पिता, बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई थी। तो इसका मतलब कि ये वहां का एक इस तरह का अपना एक लोगों का शौक रहा होगा, क्योंकि इसका पिता भी कर रहा था तो बाबर भी कर रहा है। तो यहां पर यह है कि कबूतर को लड़ाना, ये मतलब है। पंद्रह सौ तीस ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। 1530 में, 1530 में बाबर की जब मृत्यु हुई तो सबसे पहले उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। आगरा के आराम बाग में इससे दफना दिया गया। हालांकि बाबर ने अपनी आत्मकथा में तुज़ुक बाबरी में यह लिखा था कि मुझे मेरे मरने के बाद काबुल में ही दफनाया जाए, मैं कहीं भी मरूं। लेकिन जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी
तो सबसे पहले उसके अंत्येष्टि संस्कार के लिए लोग व्यवस्था करेंगे, उस किसी की लिखी हुई पुस्तक आत्मकथा थोड़ी पढ़ने लगेंगे कि क्या लिखा है, जरा देखा जाए, उसके हिसाब से काम किया जाए। तो पहले आगरा के आरामबाग में, लेकिन बाद में इसे फिर काबुल में दफनाया गया। और ये दोबारा जो इसका दफनाने का काम है, ये शेरशाह सूरी के टाइम में फिर आगे बाबर की पत्नी ने यहाँ से उसके स्केलेटन को, उसकी कंकाल को, जैसा भी, फिर वहाँ पे काबुल में दफनाया गया शेरशाह सूरी के टाइम में। तो इसका मतलब कि बाबर की एक कब्र, ये माना जाता है कि आगरा के आरामबाग में भी है उसकी कब्र, और फिर बाद में काबुल में, तो इसका मतलब उसकी एक कब्र। तो बाबर जो मुगल बादशाह है, भारत में मुगल वंश की नींव डालने वाला है, मुगल वंश का संस्थापक है। हालांकि वो सेंट्रल एशिया से आया था, जन्म उसका फरगना में हुआ, फिर काबुल पर उसने अधिकार कर लिया, फिर भारत पर आया, भारत पर अधिकार किया, मरा यहाँ, मगर अंतिम रूप से बाबर को दफनाया गया काबुल में। ऐसा कई बार हुआ है, ऐसा नहीं है। जो सिकंदर है, सिकंदर तो पैदा कहीं और हुआ था, मरा कहीं और दफनाया कहीं और गया, ऐसा है। तो फिर इसकी कब्र काबुल में है, ये बात। अब ये देखते हैं कि बाबर की मृत्यु के बाद, जब बाबर की मृत्यु हो गई, तो उसकी मृत्यु के बाद कौन बैठता है। पहले तो ये देखेंगे कि उसके कितने पुत्र हैं, उन पुत्रों में से कौन गद्दी पर बैठता है। तो बाबर जब अपने जीवन काल में एक बार बहुत बीमार हुआ था, जीवन काल बोल रहा हूं, ये नहीं कि आप समझ रहे हो कि बाबर मर गया तो अब बीमार हो रहा है, मरने के बाद कैसे बीमार होगा। तो बाबर ने अपने चारों पुत्रों को बुलाया था। तो बाबर के 4 पुत्र थे, ये 4 पुत्र, और इन चारों पुत्रों में एक हुमायूं है, एक कामरान है, एक हुमायूं, कामरान और अस्करी। हुमायूं, कामरान, अस्करी, ये हुमायूं जो बेसिकली है, ये तो बादशाह बना, ये तो मुगल सम्राट बना, मुगल सम्राट बना। ये जिंदाल। कामरान जो है, ये काबुल और कंधार वाला भाग इसको मिलता है। अस्करी को संभल मिलता है, और हिंदाल को मेवात मिलता है। तो हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये 4 बेटे हैं। तो जब बीमार हुआ था तो बाबर ने हुमायूं को कहा था कि तुम सबसे मेरे बड़े बेटे हो, और फिर तुम्हें हमारी गद्दी मिलेगी, तुम मुगल सम्राट बनोगे, लेकिन तुम अपने भाइयों का भी ध्यान देना, कुछ इन्हें भी दे देना। इस बात का हुमायूं ने बहुत ध्यान रखा था। मुगल बादशाहों में हुमायूं को एक आज्ञाकारी पुत्र, वफादार भाई, वो एक व्यक्ति के रूप में बहुत शानदार था। हालांकि आलसी था और ज्योतिष में बड़ा विश्वास करता था, अभी देखेंगे। जहां बाबर कर्मवादी था, वही हुमायूं भाग्यवादी था।
ज्योतिष में विश्वास करना। हुमायूं सप्ताह के अलग अलग दिनों में अलग अलग वस्त्र पहनते हैं। जो ज्योतिष में विश्वास करेगा वो तो करेगा ये ना। लेकिन बाबर हुमायूं से कहा करता था कि जिसके हाथ में कर्म की रेखाएं होती हैं हुमायूं, यह संसार उसके लिए बना हुआ है। तो जहां बाबर कर्मवादी वहीं है भाग्यवादी। तो बाबर ने इसको समझाया कि तुम मेरे बाद मुगल बादशाह बनोगे, लेकिन अपने भाइयों का ध्यान रखना। इस बात का पूर्णतः ध्यान रखा था हुमायूं ने, और उसने अपने भाई कामरान को काबुल और कंधार दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को मेवात दे दिया। लेकिन फिर भी एकादियदा कदा छोड़ दे तो उसके भाइयों ने हुमायूं का किसी भी युद्ध में साथ नहीं दिया ये। लेकिन अब 1530 में हुमायूं गद्दी पर बैठेगा। दिसंबर का महीना था, लगभग 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई थी। और फिर उसी के कुछ दिनों बाद, 4-5 दिन बाद, 30 दिसंबर 1530 के आसपास हुमायूं मुगल बादशाह बना। हुमायूं का पूरा नाम नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है। ये नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। थोड़ा सा पहले, सबसे पहले इसके व्यक्तित्व के विषय में देख लें। जो इसका व्यक्तित्व है उसको देखें। आज्ञाकारी पुत्र, वफादार भाई, ज्योतिष में विश्वास, और अब यह भी कह सकते हैं कि एक अभागा बादशाह, झंझट ही झंझट रहा। और जब ये गद्दी पर बैठा तो राजकोष खाली मिला इसको, क्योंकि बहुत दान किया था बाबर ने। अफगानों से, जो बाबर के टाइम के खास लोग थे उनसे तो संघर्ष करना ही पड़ा। एक रिक्त राजकोष भी मिला। अच्छा, हुमायूं के मामले में यह है कि ये 2 बार मुगल बादशाह बना। ये 2 बार गद्दी पर बैठा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। कौन सा मुगल बादशाह 2 बार गद्दी पर बैठा, 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ? तो हुमायूं। पहला 1530 में, जब उसके पिता बाबर की मृत्यु हुई, और फिर 1540 तक। और 1540 में अभी बात करेंगे, बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में शेरशाह सूरी से हारता है और भागता है वो। और फिर नोमैडिक लाइफ, माइग्रेट, निर्वासन वाला जीवन वो 15 वर्षों तक जीता है। फिर दोबारा 1555 में फिर आता है, लेकिन 56 में वो मर जाता है। तो पहला जो उसका जो शासन की अवधि है वो 1530 से 40, और दूसरी 1555 से 56। तो 2 बार बैठ रहा है ये, 2 बार उसका राज्याभिषेक हो रहा है। हालांकि पहली बार 1530। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हुमायूं का जन्म 1508 में हुआ। ये
और अभी बाबर जो है अभी काबुल में है। 1504 में काबुल को बाबर जीत लेता है। 1507 में वो बादशाह की उपाधि धारण करता है और उसी खुशनुमा माहौल में अगले ही साल 1508 में हुमायूं का जन्म हो जाता है। ये 1508 हुमायूं के साथ ये सब पहले बदख्शा का सूबेदार होता है। सबसे पहले ये बदख्शा का सूबेदार बनाता है बाबर इसे। अभियान के विषय में अभी बात करेंगे, लेकिन 1532 ईस्वी में इस हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह नगर बसाया। इसकी स्थापना हुमायूं ही कर रहा है, दीन पनाह 1532 में। और जब अभी आगे शेरशाह सूरी मुगल वो यहाँ पे इन मुगलों को पराजित करके, हुमायूं को पराजित करके और दिल्ली की गद्दी पर बैठेगा 1540 में, तो इसी दीन पनाह के कुछ हिस्से को तोड़वाकर शेरशाह सूरी दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाता है। शेरशाह सूरी करवाएगा इसी दीन पनाह के कुछ हिस्से को तोड़वाकर, फिलहाल इस दीन पनाह को। और इस दीन पनाह में हुमायूं ने खगोलीय वेधशाला भी स्थापित किया था। एक खगोलीय वेधशाला भी स्टैब्लिश किया था। जैसा उसका ज्योतिष में विश्वास है तो करेगा, तो खगोलीय वेधशाला स्टैब्लिश किया। यहां पे जैसा आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इतिहास में हुमायूं है गुप्त वंश में एक चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य हैं, और आमेर के राजा कछवा वंश के जो जयसिंह हैं, जिन्होंने जयपुर को बसाया, उनका भी खगोल शास्त्र में विशेष रुचि थी और उन्होंने कई खगोलीय वेधशालाओं की स्थापना किया था। उन्होंने तो कई किया था, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, ऐसे करके। और उसी को जंतर मंतर भी कहा जाता है जो जयसिंह का है। खैर, तो इसने खगोलीय वेधशाला भी यहां पर स्टैब्लिश किया हुमायूं ने। हम हुमायूं के कुछ अभियानों के विषय में बात करें। हुमायूं के युद्ध, सॉरी, हुमायूं के युद्ध में कौन कौन से युद्ध? हुमायूं का सबसे पहला युद्ध कालिंजर का युद्ध है। ये कालिंजर का युद्ध देवरा या दोहरिया का युद्ध, देवरा या दोहरिया का युद्ध है। अब ये जो कालिंजर का युद्ध है 1531 में, 1531 में प्रताप रुद्र देव के साथ हुआ। कालिंजर का युद्ध 1531 ईस्वी में प्रताप रुद्र देव के साथ देवरा या
दोहरिया का युद्ध 1532 ईस्वी में, ये महमूद लोदी, महमूद लोदी, वही महमूद लोदी जिसके साथ बाबर का घाघरा का युद्ध हुआ है, फिर वो बिहार साइड भाग गया है और फिर वो वहां से बढ़ता है और जौनपुर के पास ये युद्ध, उत्तर प्रदेश में जौनपुर के पास ये युद्ध दोनों के बीच होता है और फिर उसको वो खदेड़ देता है हुमायूं और विवश कर देता है कि तुम बिहार में ही रहो, इधर अभी हिम्मत मत करो इसके साथ। लेकिन इसी समय अब अफगान, और ये महमूद लोदी भी अफगान ही है, फिर इसी में आगे एक शेर शाह होता है, शेर खां कहते हैं शुरू में, वो फरीद बचपन का नाम शेर शाह का। फिर वो शेर को मार देता है, लोहानी साहब उसको शेर खां कह देते हैं। फिर चौसा के युद्ध के बाद वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। ये तो अब इसके और आगे के युद्ध, हुमायूं के युद्धों में और बीच में बहादुरपुर का, लेकिन जो फेमस युद्ध है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। हुमायूं का युद्ध एक चौसा का युद्ध, ये चौसा का युद्ध 1539 में हुआ। ये शेर खां के साथ हुआ, शेर खां के साथ। और इस युद्ध में चौसा अगर हम कहें तो बिहार में, इस युद्ध में हुमायूं हारता है और शेर खां जीतता है और इसी युद्ध के बाद शेर खां जो है ये शेर शाह की उपाधि धारण करता है। शेर शाह, शेर खां शेर शाह की उपाधि चौसा के युद्ध के बाद ही धारण करता है, जो 1539 में हुआ और हुमायूं हारता है ये। और ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में एक निजाम खां नामक भिस्ती ने उसकी जान बचाई, अन्यथा वो शेर शाह इसको मार डालता। और फिर हुमायूं ने निजाम खां को एक दिन के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया और उस निजाम खां ने चमड़े के सिक्के इंट्रोड्यूस किए, चमड़े के सिक्के चलाए। एक तो ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, ये बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध ये बेसिकली 1540 ईस्वी में हुआ, 1540, और ये उत्तर प्रदेश में आप कह सकते हैं बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। इस युद्ध में जब हुमायूं हारा शेरशाह सूरी से, तो फिर वो भागा, और अगर भागता ना तो उसकी हत्या कर देता, और फिर वो भाग करके हुमायूं भागा चला जाता, यहीं से उसका निर्वासित जीवन शुरू होता है। तो इसी के बाद वो जाता है तो पंजाब में सिखों के गुरु अंगद से उसकी मुलाकात होती है, सिखों के दूसरे गुरु, और प्रोटेक्शन मांगता है, लेकिन गुरु अंगद उसको प्रोटेक्शन नहीं देते, क्योंकि अगर उसको प्रोटेक्शन देंगे तो फिर
शेरशाह सूरी उनकी हत्या कर देगा। जैसा अभी आपको ये आइडिया है कि आगे इतिहास में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर है और उस जहांगीर के पुत्र खुसरो को प्रोटेक्शन दिया था, और खुसरो ने फिर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी। या फिर आगे औरंगजेब का एक पुत्र अकबर था, विद्रोही पुत्र, जो उसके खिलाफ विद्रोह किया। उस अकबर को संभाजी ने, शिवाजी के पुत्र, उन्होंने उसको संरक्षण दिया और औरंगजेब ने संभाजी की हत्या करवा दी। अगर यहाँ पर हुमायूं को प्रोटेक्शन देते गुरु अंगद, सिखों के दूसरे गुरु, उन्होंने ही गुरमुखी लिपि का आविष्कार किया, वो गुरमुखी लिपि जिसमें पंजाबी भाषा को लिपिबद्ध किया जाता है, लिखा जाता है, तो हो सकता है शेरशाह सूरी। हो सकता है क्या, अगर कोई किसी के दुश्मन को संरक्षण देगा, पनाह देगा, प्रोटेक्शन देगा, तो उस पर अटैक कर ही देगा। तो फिलहाल मिला जरूर हुमायूं गुरु अंगद से, लेकिन गुरु अंगद ने इसको प्रोटेक्शन नहीं दिया। फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये ईरान की तरफ जाता है, वहां आगे तो ये निर्वासित जीवन यहीं से 1540 से व्यतीत करता है। हालांकि जब ये आगे बढ़ता है हुमायूं, तो हुमायूं इसका विवाह एक मीर अली अकबर जामी होते हैं। तो मीर अली अकबर जामी की पुत्री के साथ इसका विवाह हो जाता है। तो इसका विवाह मीर अली अकबर जामी की पुत्री, उनकी पुत्री के साथ, ये हमीदा बानो के साथ, वही फिर हमीदा बानो बेगम हो गई। तो हमीदा बानो बेगम के साथ, और इसी से आगे चलकर फिर अकबर का जन्म होता है। ये इसी से अकबर का, अब यह निर्वासित जीवन 15 ईयर्स 15 वर्षों तक भटकता इसका होता है। और इसी समय यह ईरान के शाह से मिलता है और उनके साथ इसका समझौता होता है। ईरान के शाह के साथ बातचीत होती है और फिर हुमायूं फिर लौटता है दिल्ली की तरफ, और फिर उसे कुछ युद्ध करने पड़ते हैं। अब जो हुमायूं का फिर से युद्ध हुआ, वो एक है मच्छीवाड़े का युद्ध। मच्छीवाड़े का युद्ध, ये मच्छीवाड़ा का युद्ध बेसिकली 1555 में हुआ, और ये युद्ध हुमायूं का ततार खां और ये हैबत खां के साथ हुआ। इस युद्ध में हुमायूं विजयी हुआ। ततार खां या हैबत खां के साथ में जो युद्ध हुआ, उस युद्ध में ये विजयी हुआ और यह हारा। एक तो ये, दूसरा सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध, सरयुद्ध का युद्ध भी 1555 ईस्वी में, ये, और ये महमूद लोदी के साथ, सॉरी, सिकंदर सूर के साथ, महमूद लोदी नहीं, बल्कि आप ये कहेंगे कि सिकंदर सूर के साथ,
ये युद्ध सिकंदर सूर के साथ और हुमायूं के साथ हो रहा है। पंजाब साइड में दोनों युद्ध हो रहे हैं और इस सिकंदर सूर को फिर पराजित करने के बाद और इस तरह से जब ये इसको भी पराजित कर देता है इस सरहिंद के युद्ध में और मच्छीवाड़ा में ततार खां और हैबत खां को, तो फिर से मौका मिलता है हुमायूं को दिल्ली का बादशाह बनने का, दिल्ली का सम्राट बनने का 1530 में। पहली बार वो दिसंबर में 1530 में वो बादशाह बनता है और दूसरी बार ये 1555 में वो बादशाह बनता है। जुलाई 1555 में इसने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया। जुलाई 1555 में इसने दूसरी बार राज्याभिषेक कराया और फिर ये गद्दी पर बैठा। तो हुमायूं का दूसरी बार राज्याभिषेक जुलाई 1555 में हुआ। लेकिन जिस समय शेरशाह सूरी 40 में इसको हरा देता है, 40 से 45 तक शेरशाह सूरी रहता है मुगल बादशाह, वो दिल्ली का बादशाह, दिल्ली का शासक। 45 में कालिंजर का युद्ध शेरशाह का कीरतमल के साथ होता है और उक्का नमक पिच्छे पास से वो वहां पे अपने उक्का नमक पिच्छे पास से ही मर जाता है उसके निकले गोले से। तो उस समय उस शेरशाह सूरी ने, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात किया कि दीन पनाह को तोड़वाकर उसके कुछ भाग में पुराने किले का निर्माण करवाया और साथ में एक पुस्तकालय, एक लाइब्रेरी बनवाया था, उस शेरशाह सूरी ने अब फिर से कब्जा हो गया है इस हुमायूं का सिकंदर सूर को पराजित करके। तो जब सिकंदर सूर को पराजित करके और इसका फिर से कब्जा हो गया दिल्ली पर, तो उसी पुस्तकालय शेरे मंडल में एक दिन ये बैठा था, पढ़ रहा था और फिर उसी से नीचे उतर रहा था और उसकी सीढ़ियों से ये लुढ़क गया। तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से, इस पुस्तकालय से नीचे गिर जाने के कारण हुमायूं की मृत्यु हो गई और पुस्तकालय का नाम शेरे मंडल था और उसकी सीढ़ियों से फिसल गया और गिर गया और इस तरह से इसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकार लेनपूल ने लिखा, हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते लुढ़कते ही उसके जीवन का अंत हो गया। ये इतिहासकार लेनपूल का कथन इसी हुमायूं के विषय में। तो इस तरह से हमने अभी बाबर और हुमायूं के विषय में बात किया है। आज की इस क्लास में यहीं तक। थैंक यू सो मच।